एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल में सबका आंसर देखेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इसलिए पहले आपको जाकर चैप्टर पढ़ना। इस चैप्टर की वीडियो चैनल के ऊपर पहले से ही अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखेंगे हम एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, यानी कि हमें बताना है कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंस बता सकते हैं, प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बड़ी बात जो दिमाग में आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुनते ही, वो क्या है? चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। पहली बात तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? हमें मास पता है। मास हम तीनों, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास पता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारा? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। वही अप्रोक्सीमेट मास हमारा न्यूट्रॉन का भी होता है। कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक तो हम मास के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब हम बाकी की प्रॉपर्टीज भी इसकी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हम चार्ज को ही डिफाइन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर जो मैंने आपको मास बताया 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg, दिस इज वेरी 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 स्मॉल मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भूल जाते हो एग्जाम में, तो आप क्या लिख के आओगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। एंड प्रोटॉन्स का मास कितना होता है? मैंने आपको एग्जैक्ट मास की वैल्यू बताई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा इक्विवेलेंट सा ही होता है, सेम मास होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अब जब हमें पता है चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसके साइड पे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव चार्ज के साइड पे अट्रैक्ट होंगे, तो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड एंड दे आर न्यूट्रल। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब हम पोजीशन भी तो बता सकते हैं ना। हमने बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर पोजीशन पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। जबकि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन बता दी है। तो चार्ज के बेसिस पे बता सकते हैं, मास के बेसिस पे, इसकी पोजीशन के बेसिस पे। तो इस तरीके से हम इन तीनों की ही प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया था वाटरमेलन के साथ। जिस तरीके से एक वाटरमेलन के अंदर ये जो पार्ट, रेड पार्ट होता है, उस रेड पार्ट को क्या कहा गया? कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्ट है किसी भी एटम का। और जो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं ब्लैक कलर के, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या है? ब्लैक सीड्स वाटरमेलन के, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है रेड, जैसे वाटरमेलन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जिस तरीके से सीड्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं कहीं बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, वो बहुत कम पार्ट में, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, दैट इज
हमारे प्रोटॉन्स, ठीक है। तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यही हमारा जे थॉमसन मॉडल का क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। तो हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, देखो थ्योरी, according to the J.J. Thomson model of an atom, the electrons are embedded all over the positively charged sphere. But जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने, सर रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल पार्ट के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द अदर साइंटिस्ट शोड दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ओनली in the center of atom and electrons are distributed all around it. तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यही क्या हो जाती है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के एटम की क्या लिमिटेशंस थी, इन्होंने काफी सारी चीज एक्सप्लेन की थी, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी किया था, प्रोटॉन्स के बारे में बताया था, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताया था, ठीक है। बट सबसे मेजर जो इनका ड्रॉबैक था, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। बट जैसे जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो वो एक्सेलरेशन के अंदर आता है, हम सबको पता है, इतनी फिजिक्स तो आपने पढ़ी है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी को लॉस करेगा, जैसे जैसे उसकी एनर्जी लूज होगी तो क्या होगा, वो एट द एंड न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। बट हमें पता है एटम एक काफी ज्यादा स्टेबल स्पीसीज है, तो इस चीज को रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखो, according to the Rutherford model of an atom, electrons are revolving in the circular orbit. Electrons circular orbit के अंदर revolve करते हैं, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। एनी सच पार्टिकल दैट रिवॉल्व वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। वो जो भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, जो भी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी वहां पे होने वाला है। वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जैसे जैसे वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा, जो कि इसको क्या बनाता है, अनस्टेबल। जबकि एटम्स हमारे क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल स्पीसीज होते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी लिख के आनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारा, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे बोर्स मॉडल नहीं आएगा, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। हाँ अभी सही है ये, यहाँ पे आपसे पूछा गया है इस चैप्टर के अंदर जितने भी एटम के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जो भी मॉडल्स दिए गए हैं एटम के लिए, उन सबको हमें कंपेयर करना है। कौन कौन सा दिया था, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, फिर रदरफोर्ड ने दिया था, फिर बोर ने दिया था। ये तो तीनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किसकी क्या प्लस पॉइंट्स थे, किसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, उसको हम उस कंपैरिजन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन ने जो हमें बताया था, उन्होंने क्या बताया था सर, जे थॉमसन ने एक स्फीयर है, इन्होंने कंपेयर किया था, आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं। इन्होंने कंपेयर किया था अपने मॉडल को किसके साथ, क्रिसमस पुडिंग के साथ और वाटरमेलन के साथ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो रेड वाला पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीड्स या फिर रेजिन्स प्रेजेंट होती है। रेजिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रिसमस पुडिंग के अंदर कहीं कहीं पे होती है, एम्बेडेड होती है। उसी तरीके से वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कहीं कहीं पे एम्बेडेड होते हैं, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, कंपैरिजन बता सकते हो किसके साथ कंपेयर किया था। फिर इस तरीके से आप एक अच्छा सा डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बना के आना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिखना है कि ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट, दिस इज पॉजिटिव स्फीयर एंड बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड सर ने कहा था कि स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर, जिसको उन्होंने कहा था न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये सब पॉइंट बता के आना आप, ठीक है। ऑल द मास ऑफ एन एटम डिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जो भी मेजर मैक्सिमम पार्ट होता है, मास होता है किसी भी एटम का, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो मास होता है ओवरऑल किसी भी एटम का, वो उनके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है। ये आप पॉइंट मेंशन करके आएंगे।
फिर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसी तरीके से बोर सर ने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, सेम पॉइंट है इनका और इनका, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी। इनका जो यहाँ पे इशू था वो ऑर्बिट वाले इशू को रिजॉल्व किया था किसने, नील्स बोर ने। उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मेंशन करके आना, डिस्क्रीट ऑर्बिट जरूर मेंशन करके आना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि जिसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट नहीं होने वाली है, ठीक है, एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। फिर यहाँ पे आप जिस तरीके से हमने यहाँ पे अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया, यहाँ पे भी हम डायग्राम बना के आएंगे और इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में है, सेंटर के अंदर है, विच इज वेरी वेरी हैवी। जो मैक्सिमम मास होता है, ठीक है, किसी भी एटम का, वो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। इसी वजह से जो अल्फा रेज है वो यहाँ से कंप्लीटली रिवर्ट बैक हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अल्फा रेज को दिखा के आओगे यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे एटम के अंदर काफी सारा खाली स्पेस भी है, जिसकी वजह से बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं। फिर थोड़ी सी कुछ जो रेज है हमारी वो डिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरीके से आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप बोर मॉडल में भी सबसे पहले सेंटर के अंदर क्या दिखाएंगे, न्यूक्लियस, फिर ऑर्बिट्स दिखाएंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जिनका हमने फर्स्ट जो शेल थी वो के शेल थी, जिसकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर एल एम एन। इस तरीके से आप सारी शेल्स को वहां पे डायग्राम के थ्रू दिखा के आओगे, ठीक है। इसके अलावा जो जे थॉमसन थे, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी हमें, उन्होंने बताया था एटम एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को समझाया था। तो वो पॉइंट जरूर मेंशन करके आना। लिमिटेशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम कंपैरिजन के अंदर, और जो उनका मेन पॉइंट था, जो उनकी अच्छी बात थी, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये किसने बताई थी, ये वाली इंपॉर्टेंट बात बताई थी सर रदरफोर्ड ने, तो इसको हमने मेंशन कर दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे KLMN शेल्स के बारे में बताया था, जो कि क्या होती है, एनर्जी लेवल्स होती हैं। अब एन की वैल्यू आप बता सकते हो, के लिए 1 होती है, एल के लिए 2 होती है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं तीनों की तीनों मॉडल्स का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का। Summarize the rules for writing the distribution of electrons in various shells for the first 18 element. First 18 elements का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको लिखने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था। वो कौन सा रूल था, 2n² रूल, ठीक है। 2n² रूल हमने पढ़ा था, जहां पे जो n है वो हमें क्या बताता है, कौन सा वाला शेल है वो, ठीक है, शेल के बारे में बताता है। शेल नंबर कह सकते हैं हम, ठीक है, शेल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर के शेल की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एल की बात कर रहे हैं, एल की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और एम की बात करें तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, और एन की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब हमें कुछ नहीं करना, 2n² के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 2n², ठीक है। तो 2n की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 2, यानी कि फर्स्ट शेल, यानी कि n की वैल्यू जब 1 होती है तो k शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अभी हमने निकाला, अभी क्या निकाला, कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 2n² रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं किसी भी शेल के अंदर, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। क्या बताता है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये हमें बताता है कि कितने आ सकते हैं। वैसे ही अगर हम एल शेल की बात करते हैं, एल शेल की बात करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू अगर 2 है तो 2n² में जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो, यानी कि 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट शेल्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। m के लिए भी निकाल के देख लेते हैं, चलो। n की वैल्यू कितनी है, m के लिए 3 है, तो 2n² में जब हम 2 × 3 का स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसको हम नोट बना के यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, वो क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में ना, ये सब तो ठीक है, ये तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो क्या है, नोट बना के हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्या, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी कितने आते हैं, 8 आते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस चीज को स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ये पॉइंट जरूर मेंशन करके आना है आपको इसके अंदर, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप। अभी हम इसका एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, ठीक है। के शेल में 2, फिर एल के अंदर 8, 18, 32, बस हमें 2n² के अंदर वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू पुट करनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना है। n की वैल्यू क्या है, ऑर्बिट नंबर ये बताता है, यानी कि शेल नंबर बताता है, दैट इज 1 2 3 4, कितना भी KLMN के हिसाब से हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हमें बतानी है कि वैलेंसी क्या होती है, क्या होती है वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा एलिमेंट है वो कितने अदर एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। क्या लिख के आओगे, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कितनों से वो कितने अदर एलिमेंट से वो कंबाइन कर सकता है, ठीक है। ओके, अब हमें वैलेंसी बतानी है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, हमें एक्सप्लेन करने की कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन का, अब इसके लिए ना हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो होता है 8, ठीक है। ओके, पहले यही वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर सिलिकॉन के लिए कर लेंगे। तो अगर 8 है, एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, सेम होंगे, 8 ही होंगे ना। अब हमें इसकी लिखनी पड़ेगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी लिखने वाले। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 आ गए, के शेल के अंदर, ठीक है। एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, बट 8 तो हमारे पास है ही नहीं ना, बचे कितने, 6 ही बचे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से हमें बतानी है कि वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये बता सकते हैं कि हमारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 6 है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई है, ठीक है। अब 8 में से ही क्यों माइनस किया, देखो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 तो स्टेबल नहीं होते। मैंने आपको अभी थोड़ी लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रूल बताया था कि आउटर मोस्ट में फॉर स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होने चाहिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट में फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में है 6, उसको कितने करने हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ना। इसी वजह से 2 इसकी वैलेंसी हो गई। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 2, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 ही चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ पे 8 में से माइनस किया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 8 में से ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में जो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कितने चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सिलिकॉन का भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, सिंबल क्या होता है, Si, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का तो सिंपल O ही होता है, सिलिकॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 14। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8, ठीक है, एंड 4, 2 8 एंड 4। के शेल में 2, एल में 8 एंड एम में कितने हैं, 4, यानी कि आउटर मोस्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, आउटर मोस्ट है 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 ही हो जाएगी, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। या तो इस कॉन्सेप्ट को लगा लो, या फिर अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली 8 में से माइनस कर देना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, आपकी क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई इसकी, ठीक है। इसी वजह से वो क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है, वैलेंसी 4 हो गई है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करके आना है एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो। चलिए देखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आप बिल्कुल थ्योरी में भी लिख के आ सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की लिखी तो 2 एंड 6, फिर 2 8 एंड 4 किसकी है, सिलिकॉन की है, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। तो आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन कितनी हो जाएगी, 4, एंड ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन विद एग्जांपल एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोबार्स क्या है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड में चैप्टर के अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? प्रोटॉन का नंबर होता है 6। इसी वजह से कार्बन के एटॉमिक नंबर को क्या कहा जाता है? कितना होता है? एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 6 ही होता है। फिर आता है मास। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? उसका मास नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड वे में हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इसमें ना काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है इन दोनों टर्म्स में। इसकी डेफिनेशन को आइसोटोप्स में लिख देते हैं, आइसोटोप की डेफिनेशन को आइसोबार में लिख देते हैं, बट हमें वो चीज नहीं करनी है। ध्यान से हम समझेंगे। आइसोटोप्स जो होते हैं ना, इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको तुम याद रख सकते हो। कार्बन 12 एंड कार्बन 14, या फिर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे कार्बन के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। देखो कार्बन, दोनों ही कार्बन है, यानी कि ये जो है सेम ही एटम्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे, इनके जो मास नंबर है ना वो होते हैं डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या हो गए? सेम। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम। एंड मास नंबर क्या होता है इनका? मास नंबर क्या होता है इनका? डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कार्बन में ये 14 है और ये क्या है? ये 12 है और ये क्या है? 14 है। तो आइसोबार्स के केस में क्या होता है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। और सेम क्या होता है? सेम होता है मास नंबर। सेम होता है मास नंबर। यानी कि यहाँ पे ना दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पे एलिमेंट सेम ही था, कार्बन ही था, ठीक है। बट यहाँ पे आइसोबार्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया है। चलिए अब हम एक एक करके सबकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में आया तो आप कैसे लिख के आएंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? Atomic number of an element is equal to the number of protons in the nucleus of its atom। फिर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देना चाहें तो हम ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक सेकेंड, ऑक्सीजन है 6 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन के अंदर 6 प्रोटॉन थोड़ी होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर तो 8 प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना, ठीक है। ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन्स, हेंस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा उसका? 8 हो जाएगा। मास नंबर क्या होते हैं? देखो मास नंबर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मास नंबर of an atom is equal to the number of protons and neutrons, ठीक है। अब उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन को। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। कार्बन कार्बन है ना, कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों है तो कार्बन ही ना, सेम ही एटम्स होते हैं, एक ही सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। विच हैव डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। जैसे मैंने कार्बन का एग्जाम्पल दिया, आप हाइड्रोजन का भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। जिसका मास 1 होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। जिसका मास 2 होता है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। और जिसका मास 3 होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं। अब जिसका मास 2 है ना, जो उसको हम बोले ड्यूटेरियम, उसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिटियम को हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्या पता एग्जाम में टी दे दे, ठीक है, 3H ना दे, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आइसोबार्स आर द एटम हैविंग सेम मास नंबर। इनका मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि दो अदर एलिमेंट्स के एटम्स होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा कैल्शियम है, दूसरा क्या है हमारा? आर्गन है। तो दोनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या है? डिफरेंट। इसका कैल्शियम का कितना होता है? 20, और आर्गन का कितना होता है? 18 होता है यहाँ पे। और मास नंबर कितने हैं दोनों के? 40। मास नंबर इज सेम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के यूजेस इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, आपको वो याद करके जाने हैं, ठीक है। पहला क्या है? एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है सिर्फ और सिर्फ
स्पेसिफिकली आपसे आयोडीन के आइसोटोप का यूज भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको वो भी आना चाहिए। किसके अंदर यूज करते हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें यूरेनियम के आइसोटोप को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। तो ये थी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, सोडियम हैज कंप्लीटली Na पॉजिटिव, सॉरी क्या दिया गया है? Na पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है मैम इसका 11। वेरी गुड, याद हो गया है ना। 1 to 20 सारे के सारे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। एक्सप्लेन करना है भाई। सबसे पहले तो हम सोडियम एज अ होल न्यूट्रल स्पीसीज का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होती है? KLM। K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, L के अंदर 8, फिर आएगा 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको ड्रॉ कर लेंगे एक बार, चलो कर लेते हैं ड्रॉ एक बार। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। कलर भी चेंज कर लेते हैं, सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और लास्ट शेल, थर्ड शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एम शेल के अंदर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब ये हमने क्या बना दिया है? सोडियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया KLMN शेल्स के अंदर। अब Na से Na, ये तो Na का है ना, Na से Na पॉजिटिव कब बनेगा? Na केटाइन कब बनेगा? पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब एटम अपने अंदर से एक नेगेटिव चार्ज को लूज कर दे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। अब यहाँ से सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अब Na पॉजिटिव बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद? अब ये Na पॉजिटिव बन चुका है, कैटायन बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि एक चीज को अगर हम यहाँ पे नोट करें, क्या नोट करें यहाँ पे हम? यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और हमने क्या रूल पढ़ा था? स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो Na पॉजिटिव है वहां पे L के अंदर जो सेकंड शेल है वो कंप्लीटली फिल है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी L शेल की, सेकंड शेल की, N = 2, वो कितनी थी? 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से कितनी थी? 8। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस तरीके से आप इसको लिख के एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई है थ्योरी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे पहले लिखोगे प्रोटॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं सोडियम के अंदर। Na के अंदर सिंबल मेंशन करोगी, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? सेम ही होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों 11 होंगे। फिर आप लिख के आओगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड एंड थर्ड शेल। थर्ड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव कैटायन, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, ब्रोमीन के ना 2 आइसोटोप्स आपको गिवन है, ठीक है। कौन कौन से गिवन है? 79 इसका मास नंबर है, एक का एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का 35, ठीक है। क्या गिवन है? ये आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराया। आइसोटोप्स वो होते हैं जो कि सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, पहली बात, और जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो ब्रोमीन, दोनों ही ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, 35। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा इनका मास नंबर। एक है 79 और दूसरा है हमारा 81, ठीक है। हमें बताया गया है कि ये जो 79 वाला ब्रोमीन है ना, इसका जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज कितना है? 49.7 प्रेजेंट है। और ये जो है 81 वाला ब्रोमीन, ये कितने परसेंट प्रेजेंट है? 50.3%, ठीक है। ओके, देखो अब फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप, जो ब्रोमीन है वो 2 आइसोटोप्स के अंदर प्रेजेंट है। एक तो है 79 ब्रोमीन, ठीक है, जिसका परसेंटेज हमें गिवन है 49.7, ठीक है। और दूसरा जो आइसोटोप है वो क्या है? 81 ब्रोमीन वाला, वो कितने परसेंट प्रेजेंट है? 50.3%, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है।
एवरेज एटॉमिक मास का हमने क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था। किस तरीके से हम निकालते हैं, हम लेते हैं एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, कितने परसेंट वो प्रेजेंट है, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, अपॉन 100 यहाँ पे हम लेंगे, उसको ऐड कर देंगे फिर से एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू में उसकी परसेंटेज अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके बहुत इजीली क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप का है ये, ठीक है, फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है, देखो कितना है 79 लिख दिया, ठीक है। उसी की परसेंटेज को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परसेंटेज कितनी है 49.7, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है ना, इसको हमें हटाना तो पड़ेगा ना, हमें तो मास में चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, तो इसी वजह से हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। ये किसका मास है, सेकंड वाले आइसोटोप का मास कितना है 81, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 81 इनटू में इसको क्या करेंगे, इसी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई 50.3, ये क्या हो जाएगी 50.3% अपॉन परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगाया हमने 100, ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो अपनी नोटबुक में, बुक के अंदर लिख लो इस फॉर्मूला को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायरेक्टली इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया। आपके एनसीईआरटी में भी जो क्लोरीन वाला एग्जाम्पल गिवन है वो डायरेक्टली आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लास्ट पेज पे आप चेक कर सकते हो। तो वो कैसे लिखा है, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ। हम क्या लेंगे, मास ऑफ एटॉमिक मास लिया हमने किसका, फर्स्ट आइसोटोप का, उसको हमने मल्टीप्लाई किया उसी की परसेंटेज से, फिर उसको डिवाइड किया 100 से, प्लस में हमें क्योंकि एवरेज निकालना है तो दोनों आइसोटोप्स को ही लेना पड़ेगा, तभी तो वो टोटल आएगा ना हमारा, ठीक है। फिर उसको हम सेकंड वाले आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड वाला आइसोटोप, ठीक है, इस इनटू उसी की परसेंटेज अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो 36.26, इसका कितना आ जाएगा 40.74, और जैसे इसको हम सिंपल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80U, U इज यूनिफाइड मास। तो फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट X इज 16.2U। यहाँ पे कोई एलिमेंट है X जिसका एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया गया है, एवरेज एटॉमिक मास कितना दे दिया गया है 16.2U, U for unified mass. What are the percentages of isotope 16X and 18X in the sample? ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लगाया था, उसी फॉर्मूला को लगाते हुए हम यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालने वाले हैं, परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था भाई एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल था, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एटॉमिक मास, बस इतना आपको पता ही है, इनटू कि हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं, इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इनटू परसेंटेज अपॉन 100, यही किया था हमने। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज तो गिवन ही नहीं है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज ही तो फाइंड आउट करनी है ना, हमें एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हमें एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 16.2U लिख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक मास हमें गिवन है, एटॉमिक मास कितना गिवन है फर्स्ट वाले आइसोटोप का 16, तो यहाँ पे लिख दो ना 16 इनटू परसेंटेज अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, प्लस में एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इज 18, तो यहाँ पे 18 लिख दो, ठीक है, इनटू परसेंटेज अपॉन क्या लिखोगे 100। अब हमें ये परसेंटेज ही तो फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले लेट कर लेते हैं,
क्या लेट कर लेते हैं, लेट परसेंटेज ऑफ, किसकी परसेंटेज को लेट कर रहे हैं हम, परसेंटेज ऑफ हमारा जो 16x वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आइसोटोप कौन सा 16 वाला, ठीक है, कि मान लेते हैं इसकी परसेंटेज कितनी है x, ठीक है, ओके। अब अगर 16 वाले की जो परसेंटेज है उसको हम x लेट करते हैं तो x 18 वाले का कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं तो 100 में से ही तो माइनस करेंगे इसको, इसकी वैल्यू को अब यहाँ पे हम परसेंटेज की यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बस पुट करने वाले और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में भी आप इस तरीके से करते हो ना लेट करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, 16x का क्या है हमारा 16 वाले जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज हमने कितनी लेट करी है x, और यहाँ पे जिसका मास 18 है उसकी परसेंटेज कितनी लेट की है 100 माइनस x। अब सिंपल हम इसको ऐड करते जाएंगे, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन चुकी है, इसको सॉल्व हमें करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 16 इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारा, इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, 16x अपॉन 100, ठीक है, प्लस 1800, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, 1800 माइनस 18x अपॉन में कितना है 100, विच इज इक्वल टू, इसको मैं उस साइड पे लिख रही हूँ अभी, विच इज इक्वल टू 16.2u। अब यहाँ पे ये जो 100 है इसको ओवरऑल हम नीचे ले सकते हैं ना एलसीएम लेके, तो ये 100 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, देखो 16x प्लस 1800 माइनस 18x इज इक्वल्स टू, ये कितना है 6.2 इंटू क्या कर दिया हमने, इसको 100 को हम उस साइड ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 16x माइनस 18x, x वाले टर्म्स को एक साइड पे लिख लेते हैं, प्लस में 1800 इज इक्वल्स टू 1620 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1620 माइनस 1800, यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 2x की वैल्यू, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 180, माइनस 180 ध्यान रखना, अब माइनस दोनों साइड पे है, RHS LHS दोनों साइड से कट हो जाएगा तो कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करते ही 90 आ जाएगी, यानी कि x कितना प्रेजेंट है 90 आया ना 90%, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाला आइसोटोप होगा हमारा x18 वाला वो कितना प्रेजेंट होगा 100 माइनस एक्स, तो कर दो ना 100 माइनस एक्स कितना है 90, 10%, दोनों को आ गया हमारा आंसर, ठीक है। रिपोर्ट कैसे करके आओगे एग्जाम में, जब आपको लिखना होगा आंसर एंड में, तो लिख के आना ये कितने परसेंट है 90, अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, ऐसे फिर लिख के आना 18 वाला जो है वो कितना परसेंट है 10%, क्योंकि हमने उसको जैसे ही 100 में से माइनस करा तो कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से आपको आंसर रिपोर्ट करके आना है, इसका आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस ये फॉर्मूला जो है ना इस चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे हम देखने वाले हैं अभी, नेक्स्ट है, इफ z इज इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। ओके, z क्या होता है, z और a दो हमने पढ़े थे, a क्या होता है, a रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, मास नंबर, और z क्या रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब z की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है, हमें वैलेंसी निकालनी है, जब भी वैलेंसी निकालनी होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने पड़ते हैं। तो z 3 है तो k शेल के अंदर 2 और l के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, डबलेट रूल भी तो पढ़ा था हमने, तो क्या हो जाएगा ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसको मिलने वाली है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है 1, ठीक है। ओके, अब एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है पता है ना हमें, 1 to 20 तो आपको सारे के सारे हमने क्लास के अंदर याद किए थे अच्छे से, ठीक है। तो कितना होता है, लिथियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो इस तरीके से आपको बहुत ईजी क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने वाले, एलिमेंट का नाम भी हमने बता दिया है लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, composition of nuclei of two atomic species X and Y are given
अंडर गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीसीज। ओके, अब एक्स एंड वाई दो कोई स्पीसीज हैं, ठीक है, उनका हमें क्या बताना है, उनका हमें बताना है मास नंबर हमें बताना होगा, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको इस तरीके से लिखना, एक्स जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, देखो प्रोटॉन्स है 6 और न्यूट्रॉन्स हैं एक्स के 6। ओके, ये 6 और 8 है, इसके 6 है, वाई वाले के 6 प्रोटॉन्स है और 8 क्या है हमारे न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है मास नंबर। मास नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो मास नंबर का फॉर्मूला सबको आता है। मास नंबर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जस्ट ऐड ही तो करना है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसके लिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, और इसके लिए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ओके, ये क्या आ गया, इसका मास नंबर आ गया। अब मुझे बता दो इन दोनों में रिलेशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीसीज, क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के ही सेम है, एक्स के भी 6 है और वाई के भी 6 है, तो जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर ही तो है, यानी कि एक्स और वाई दोनों का जो एटॉमिक नंबर है ना, जो इनका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या आता है बाद में, डिफरेंट, मास इसका 12 है, उसका क्या है 14 है, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर जब डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स बोलते हैं। यहां पर बात की गई है कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आइसोटोप की। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिलेशन जो पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो अगर आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐड करके दिखाएंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐड करके दिखाया, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि जो इनके एटॉमिक नंबर है दोनों के वो क्या है, सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, क्योंकि और मास नंबर दोनों का अलग अलग निकल के आया है, एक का 12 आया और एक का कितना है 14 आया, तो ये क्या हो गया आपस में आइसोटोप्स का इनका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि ट्रू फॉल्स हमें करने हैं जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, ठीक है। फर्स्ट जो आपसे पूछा गया क्या है, जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स, क्या उन्होंने न्यूक्लियॉन्स के बारे में कुछ बताया था, क्या उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया था, कुछ भी नहीं बताया था, उन्होंने तो एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, एक स्फीयर को क्या कह दिया था कि ये पूरा की पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, न्यूट्रॉन क्या लिख रखा है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो ये हो गया फॉल्स। न्यूट्रॉन कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ द प्रोटॉन, ये सही बात है, दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको अभी बताई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, एज अ मेडिसिन यूज करते हैं और वो भी आयोडीन का ही बना हुआ होता है, बट वो आइसोटोप का यूज नहीं है। आइसोटोप का क्या यूज पड़ा था हमने, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं हम इसको, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो पहला फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट इज ओके, अब आपके ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी ना, ठीक है। उन्होंने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से देखा कि इस एटम का जो मेजर, जिसके अंदर मास है, मैक्सिमम मास जो होता है एटम का, वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, वो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इसी वजह से बहुत कम जो रेज है वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट बैक करके सेम पाथ को फॉलो कर रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोटोप्स का क्या क्या सेम होता है, आइसोटोप्स में क्या क्या चीजें सेम होती हैं। पहली बात तो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये हो गया रॉन्ग, डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो नहीं होता, ठीक है। उनका डिफरेंट क्या होता है, उनका डिफरेंट मास नंबर होता है, डिफरेंट
मास नंबर होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। और उनका जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, इस पॉइंट को आप मेंशन कर लो, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको यहाँ पे आंसर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव आयन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताने आउटर मोस्ट, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z की वैल्यू होती है मैम 17। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमें लिखना आता है, KLMN। देख लेते हैं, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल के अंदर कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 7, ठीक है। N होता ही नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। बट यहाँ पे किसका पूछा गया है, Cl नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन किया है। 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इसके आउटर मोस्ट में 7 की जगह पे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ने क्या कर लिया है, ऑक्टेट पूरा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव, अगर क्लोरीन पूछा होता तो 7, ठीक है, बट Cl नेगेटिव यहाँ पे पूछा तो कितने हो गए, 8, ठीक है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट में होता है जी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, Z की वैल्यू होती है 11, ठीक है। तो 2, 8 एंड 1, KLM, M के अंदर 1, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी लिख रखा है, देखो फर्स्ट शेल, K शेल के अंदर क्या कभी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि हमें भरने कितने हैं, 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।